ट्वेल्थ वेलकम बैक टू इट्स कॉमर्स टिप्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होगे, अपने अपने घरों पे अपने अपने पढ़ाई कर रहे होगे। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 8। ओके, और हम लोग कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोगों ने सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म किया। नेक्स्ट हम लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज खत्म किया और उसके बाद लास्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज खत्म किया। तीनों एक्टिविटीज हम लोगों ने कवर कर लिया एक एक करके। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं फुल फ्लेज सम, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग करेंगे पूरा फुल तीनों का एक साथ, जो आपका एग्जाम में आता ही आता है। ओके, कभी कभी ये भी दे देता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आना ही आना है। 6 मार्क्स का होगा आपका, 6 मार्क्स। ओके, और 2 मार्क्स आपका कुछ और पूछेगा, थ्योरी भी हो सकता है वो। ओके, तो 6 + 2 टोटल 8 मार्क्स। टोटल 8 मार्क्स का था ये कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो देखिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या होता है, हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया था, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पर आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं, एक्चुअली में क्या होता है, सबसे पहले देखा जाए तो फाइनेंसिंग का काम आता है। आप खुद ही सोचो, एक बिजनेस को, एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसको फाइनेंस चाहिए। ओके, सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। ये समझो, फाइनेंस के बाद फर्स्टली उसको फाइनेंस चाहिए, कहीं ना कहीं से वो फाइनेंस का जुगाड़ करेगा, बैंक से लोन लेगा, ये समझो शेयर इशू करेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसको चाहिए फाइनेंसिंग। हम लोग सबसे लास्ट में फाइनेंसिंग करते हैं, पर सबसे पहले तो उसको चाहिए फाइनेंसिंग ही। ओके, पहले फाइनेंस ही चाहिए, तभी जाके उसके पास पैसा आएगा, तब वो जाके इन्वेस्ट करेगा, है कि नहीं? तब जाके वो बंदा इन्वेस्ट करेगा, अपने बिजनेस में मशीन खरीदेगा, ये सुनो। तो हम लोग क्या लिखते थे, आपको याद होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हम लोग क्या लिखते थे? प्रोसीड्स, है कि नहीं? प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ओके, लोन लेना, है कि नहीं? लोन चुकाना, ये सुनो, यही सब तो फाइनेंस में लिखते थे। ये सुनो, हम लोग इन्वेस्टिंग में क्या लिखते थे? हम लोग इन्वेस्ट करते थे, परचेज ऑफ एसेट, ये सुनो, सेल ऑफ एसेट, ये सब हम लोग क्या करते थे? इन्वेस्टिंग में लिखते थे। और ऑपरेशन, जब फाइनेंसिंग, आपके पास फाइनेंस आ गया, बिजनेस में फाइनेंस करने के लिए आपके पास पैसा आ गया, फिर आपने इन्वेस्ट किया। ओके, प्लांट मशीनरी, ये सब जो आपको लैंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने किया, ये सुनो, उसके बाद क्या होगा? ऑपरेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद होता है ऑपरेशन स्टार्ट, बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस ऑपरेशन उसके बाद ही तो स्टार्ट होता है। पहले फाइनेंस होता है, इन्वेस्ट होता है, फिर बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये समझो, तो ये उल्टा चलता है, एक्चुअली चलता उल्टा है। पर हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहले क्या क्या करना होगा? पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। समझे कॉन्सेप्ट? तो आपको पता चला कि अच्छा, पहले तो सही बात है ना, पहले तो आदमी कहीं ना कहीं से फाइनेंस का जुगाड़ करेगा, है कि नहीं? फाइनेंस का जुगाड़ हो गया तो अब इन्वेस्ट करेगा अपने बिजनेस में, लैंड खरीदेगा, परचेज ऑफ मशीनरी, सेल भी कर सकता है अपना, ये जानो। तो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, फाइनेंस आ गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो अपना बिजनेस का ऑपरेशन स्टार्ट, बिजनेस चलेगा अपना डे टू डे। ये सुनो, तो ये होता है। तो चलिए, ये था कॉन्सेप्ट का बात। अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तीनों कवर हो गया हम लोगों का। ओके, आप लोग नहीं देखे हो तो प्लीज जाकर इसके प्रीवियस वीडियो देखो। ओके, आज तो वीडियो नंबर 8 है, आप वीडियो नंबर 1 से देखो। ओके, वीडियो नंबर 1 से देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने पहले ऑपरेटिंग कंप्लीट कराया, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। अब आते हैं फुल फ्लेज सम कैश फ्लो स्टेटमेंट। और फुल फ्लेज सम करने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ओके, तो चलो फॉर्मेट मेरे साथ ड्रॉ करो। थोड़ा लंबा फॉर्मेट होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी हो जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैं थोड़ा शॉर्टकट लूंगा, ओके, आपको समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज जाके देखो, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं भी आ सकता है, तो प्लीज जाके देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले आप लिखो, पहले इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा पर्टिकुलर्स भी लिख ही देते हैं। ओके, रुपीज, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब चलो सबसे पहले लिखो 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये होगा, आप लिखोगे पहले, ये क्या होगा आपका हेडिंग होगा। ओके, उसके बाद आप लिखोगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, तो ये आप लिख दोगे यहाँ पे, जो भी एक आएगा है ना। फिर आप लिखोगे ऐड, ये सब ऐड में आप लिखोगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, ये आप हेडिंग दोगे। हेडिंग देने के बाद क्या क्या आता है इसमें, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है उनको याद होगा, ये सब लो, तभी मैं 2-4 लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन, यहाँ अमाउंट आएगा। गुडविल, एमोर्टाइज्ड अमाउंट यहाँ लिखोगे आप। फिर पेटेंट एमोर्टाइज्ड, फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, यहाँ अमाउंट लिखोगे आप। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ अमाउंट लिखोगे आप। ओके, फिर इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, यहाँ आप अंदर ये अमाउंट लिखोगे, और जब ये अमाउंट का आ जाएगा टोटल, ओके, तो आप क्या करोगे, बाहर अमाउंट लिख दो। ओके, फिर क्या करना है, फिर करना है लेस। लेस में क्या करना होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सब, ये हेडिंग रहेगा। फिर हम लोग क्या लिखते थे नॉन ऑपरेटिंग इनकम में, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में लिखो गेन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड, यहाँ लिखोगे अमाउंट। फिर आप लिखोगे रेंटल इनकम, अमाउंट लिख दोगे। डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम। ओके, तो यहां तक आप लिख दोगे। अभी मेरा पेज खत्म हो गया है, मैं नेक्स्ट पेज में करूंगा, आप लोग कंटिन्यू करते रहना। ओके, तो यहाँ पे लिखोगे पहले ये, फिर ये पूरा लिख के जो अमाउंट आएगा इधर ऐड, और फिर यहाँ पे ये लेस। तो लेस का क्या होता है, ब्रैकेट में होता है, ये याद रख लो आप बस, लेस वाला ब्रैकेट में होता है। तो लेस वाला आप क्या करोगे, यहाँ पे कंटिन्यू करोगे उस चीज को, फॉर्मेट को, और कंटिन्यू करके आप इंटरेस्ट इनकम, ऐसा ना, यहाँ लिखोगे। ओके, फिर एक अमाउंट आएगा ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट में ही आपका अमाउंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप एक आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये आ जाएगा आपका एक अमाउंट। ओके, फिर कंटिन्यू करोगे, फिर लिखोगे ऐड डिक्रीज इन करेंट एसेट, एंड increase in current liabilities, decrease in current asset and increase in current liabilities।
ओके, तो इसके अंदर में आपका आएगा, ये हेडिंग हो जाएगा, ये सर नो, ये तो हेडिंग रहेगा। ओके, फिर इसके अंदर में आ जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, इन्वेंट्री स्टॉक, ओके, इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही बात है, ठीक है। अब ये डिक्रीज होगा तभी ना, डिक्रीज होगा तब आएगा। तो इसमें आपको पहला वाला वीडियो जाके देखो तब पता चल जाएगा आपको, ऑपरेटिंग वाला वीडियो जाके देखो तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। क्योंकि डिक्रीज होगा एसेट, करंट एसेट डिक्रीज होगा तो यहाँ लिखेंगे, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो इधर ही लिखेंगे, मतलब ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक अमाउंट आ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, और ये आप अमाउंट कहाँ लिख दोगे, बाहर लिख दोगे। ओके, फिर करोगे लेस, लेस में आप लिखोगे इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, बस सेम इन्वेंट्री यहाँ है तो यहाँ भी आएगा, जरूरी नहीं है कि इन्वेंट्री इधर ही आएगा, वो डिपेंड करता है कि आपका डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इधर ही आएगा ना, और करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा, मतलब ऐड होगा। और आपको ध्यान में रखना है, अगर इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे, और करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लेस करेंगे। बस आपको ये ध्यान में रखना है। तो इधर कुछ कुछ आइटम आएंगे और यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट जो भी है। ओके, और ये लेस है तो लेस के वजह से ये ब्रैकेट में आ जाएगा, और जो भी अमाउंट आएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा, है कि नहीं। फिर कंटिन्यू करो, फिर कंटिन्यू करो, है कि नहीं, फिर कंटिन्यू करो। फिर कंटिन्यू करके क्या लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे लेस टैक्स पेड। ओके, लेस टैक्स पेड नेट ऑफ टैक्स रिफंड। ओके, ये लिखेंगे हम लोग। ओके, आप बाहर ही लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, अमाउंट ब्रैकेट में आ जाएगा क्योंकि लेस है, ये सब लो। फिर आप करोगे ऐड। अब यहाँ ऐड क्या होगा, यहाँ ऐड होगा, मैं बताता हूँ। यहाँ ऐड होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम जैसे वो इंश्योरेंस का क्लेम अगर मिल गया तो ये आप ऐड करोगे, तो यहाँ पे अमाउंट लिख देना। फिर लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेस करोगे, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लेस लिख देना। ये समझो, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है या नहीं है। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, अगर है तो ऐड कर देना, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जैसे कि अर्थक्वेक वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था, ओके, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कराने के समय में, तो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये सब हो गया। अब जाके जो भी ऐड माइनस प्लस माइनस होगा आपका क्या निकलेगा, कैश फ्लो फ्रॉम, या फिर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये है यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा। ओके, अब लिखो आप 2, ये 1, अब ये 2, कैश, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म। ओके, यहां तक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज खत्म। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हम लोग अलग अलग बनाते थे, पर अब तो एक साथ ही बनाना है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आता था, इसमें तो कोई तामझाम है ही नहीं। इसमें तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये समझो, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब जाके मेरा वीडियो देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाला वीडियो देखो, आपको सब पता चल जाएगा। सेल ऑफ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, है कि नहीं। फिर आपका आ जाएगा रेंट रिसीव्ड, ये सुनो। तो ये जो रेंट रिसीव्ड ये सब आ जाएगा, तो ये आप आराम से लिख सकते हो, ये सुनो। तो यहाँ पे आपको देखना है कि मैंने आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप जाके देखो, यहाँ पे बहुत सारे आइटम आएंगे। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी आइटम है यहीं पे आएंगे, ये सुन लो। फिर आप मान लो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, है कि नहीं, पेमेंट ऑफ
परचेज ऑफ गुडविल, अगर गुडविल बढ़ रहा है तो हम लोग खरीदते थे, ये समझो। तो ये सब कुछ लेस होगा, कुछ ऐड होगा, ओके। जैसे ये लेस होगा, ये समझो, तो आप ब्रैकेट में लिखोगे, तो ऐसे ऐसे करके आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, ओके। तो जैसे अब परचेज है, तो परचेज क्या होगा, परचेज तो लेस ही होगा ना, परचेज तो लेस ही होगा। तो आपका एक अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पे एक अमाउंट आ जाएगा, ओके। टोटल करके एक यहाँ पे आएगा, ये समझो, यहाँ पे आएगा। नहीं तो डायरेक्ट लिख देना, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओके। इसको करना तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना। तो यहाँ पे आप अगर एक अमाउंट आ गया तो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन या फिर यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये डिपेंड करता है कि निगेटिव में आंसर आएगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर निगेटिव में आएगा आंसर तो यूज्ड इन, अब पॉजिटिव में आ जाएगा तो फ्रॉम, है कि नहीं, पॉजिटिव में फ्रॉम, निगेटिव में यूज्ड इन। उसी तरीके से इसमें भी था, फ्रॉम आए पॉजिटिव में आएगा तो फ्रॉम, निगेटिव में आएगा तो यूज्ड इन। तो ये डिपेंड करता है आपका आंसर कितना आता है। इन्वेस्टिंग खत्म, अब फिर क्या था, फाइनेंसिंग था, ये समझ लो। तो फाइनेंसिंग भी कर ही देते हैं, चलो। तो फाइनेंसिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये आप हेडिंग होगा, तो हेडिंग होने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना होगा, सारा चीज मैंने एक एक करके समझाया है। प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, है कि नहीं। फिर आप लिख लो प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है कि नहीं। यहाँ पे अमाउंट यहीं पे लिख देना, यहाँ पे लिख दो अमाउंट, यहाँ पे लिख दो अमाउंट, ये सब ऐड होंगे, कुछ लेस भी होंगे इसमें, है कि नहीं। तो लेस में क्या होंगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये समझो, ये क्या होगा, जो भी होगा लेस में होगा। फिर आपका रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये भी आपका आएगा तो लेस में आएगा, ये समझो। फिर मान लो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये भी आपका लेस में आएगा। तो और भी बहुत सारे आइटम आएंगे और यहाँ पे आपका एक आंसर आ जाएगा। और सीधी बात है, बस कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन। अगर निगेटिव आया तो यूज्ड इन, पॉजिटिव आया तो फ्रॉम, ये इस पे डिपेंड करता है। ये अगर आपका निगेटिव आ गया तो आप यूज्ड इन लिखना, पॉजिटिव आ गया तो फ्रॉम लिख देना, सिंपल, है कि नहीं। बस यूज्ड इन क्या था, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब आओ, अब यहाँ तक तो आपको पता था, यहाँ तक तो मैंने वीडियो में भी करा चुका है ना, मैंने करवा चुका है। अब यहाँ से नया आपके लिए आ जाएगा, अब आप लिखोगे 4। अब ध्यान दो, अब लिखोगे 4 नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आप एक लाइन में लिखना, ठीक है, मेरा एक लाइन में नहीं हुआ है तो मैंने नीचे लिखा, ये एक ही लाइन है। नेट इंक्रीज और डिक्रीज, ये बस डिपेंड करता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बस पॉजिटिव में आ जाएगा तो इंक्रीज लिखना, निगेटिव में आ जाएगा आंसर तो डिक्रीज लिख देना, ये समझो। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है या फिर निगेटिव में आ रहा है, ये समझो। फिर आप देखो, फिर लिखो, फिर यहाँ पे लिखो ऐड। अब यहाँ पे लिखो आप नंबर 4 हो गया, नंबर 5 में लिखो ऐड। यहां से समझो, ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहाँ पे भी कोई अमाउंट आएगा, है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये आपका भी कोई एक अमाउंट आएगा, ये सुनो अमाउंट आएगा नहीं, यह आपका दिया रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन नहीं लो। और उसके बाद लिखो इसी में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या है देखो ध्यान से, एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, और ये आप लिखो यहाँ पे डबल लाइन क्लोज, यहाँ पे ये भी आपका गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये भी आपका गिवन रहेगा जो भी ये अमाउंट रहेगा। ओके, इसका गिवन रहेगा, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ पे आप लिख लो ए 1 + 2 + 3। ओके, ये 1 + 2 + 3 किए हैं तो 1 + 2 + 3 ये आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे तो पता चल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमें करना पड़ेगा फाइंड आउट। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होगा, खत्म। तो ये आपका खत्म, और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कितना आया है। ओके, तो चलो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा शुरू से। ओके, कहाँ से कर रहे थे हम लोग, यहाँ से। फॉर्मेट थोड़ा लंबा हो गया पर कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑपरेटिंग देखो पहले, फिर ऑपरेटिंग करने के बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद फाइनेंसिंग, और उसके बाद यहाँ से जो है ना ये पार्ट आपके लिए न्यू है, जो हमें एक प्रैक्टिकल करते वक्त समझना है। ओके, तो चलिए तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, पेज नंबर 5.108। ओके, ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और आपके स्क्रीन पे वैसे क्वेश्चन आ चुका होगा। ओके, तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। पहले आपको समझना भी पड़ेगा कि क्वेश्चन आता किस टाइप का है एग्जाम में, है कि नहीं। तो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा रहता है, लंबा रहता है। ओके, तो घबराना नहीं है। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ सोलर पावर लिमिटेड एज ए 31 March 2014 and 13-14 ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया रहता है। ओके, ये बैलेंस शीट है। ओके, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी ओपनिंग, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1। अब 1 दिया है तो उसका काम इधर नहीं है, इधर ये जो अमाउंट है ये अब कोई काम का नहीं, इधर आ जाना। ठीक है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यही तो चाहिए जो हमें वर्किंग नोट में हेल्प करेगा। यही तो लिखते हैं, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप लोग को याद होगा तो। ओके, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करेंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करेंट लाइबिलिटी भी है, ट्रेड पेएबल, शॉर्ट टर्म एसेट है, हाँ, टेंजिबल, इनटेंजिबल, उसमें 2-3 भी दिया हुआ है। 2 में हम लोग इधर आ जाएंगे, 3 में इधर आ जाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, मशीनरी भी है। ओके, करेंट एसेट भी है, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब। फिर रिजर्व एंड सरप्लस आपका, ये तो इसका आ गया नोट नंबर, जहाँ 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 नोट नंबर है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 48,000 on which accumulated depreciation was 32,000 was sold in 12,000। तो ऐसा रहता है। ओके, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सबसे पहली बात तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो एक पूरा कैश फ्लो का स्टेटमेंट तैयार करते हैं, और उसके बाद उसका वर्किंग नोट जो है वो करते हैं, और उसके बाद उसका ये भी है, क्या बोला जाता है, अकाउंट भी बनाना है हमें कौन सा अकाउंट बनाना है, कैसे पता चलेगा, यहाँ दिखा रहेगा। ड्यूरिंग द ईयर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹48,000 ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 32,000 वाज सोल्ड ऑन 12,000। तो ये तो देख लो, ये मशीनरी आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया, तो बनाना होगा, ये सब। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग अकाउंट ही बना लेते हैं। ओके, पर आप लोग एग्जाम में नहीं, तो चलो मैं पहले स्टार्टिंग से कराता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले आप एक काम करो, ये क्या है,
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए मैं बना रहा हूँ। एक इधर, एक में तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है एक में होना, पता नहीं कितना पेज लग जाएगा, देखते हैं। वो तो जाना चाहिए 3 पेज में। एक इधर बनाता हूँ और एक इधर, एक इधर, और एक थोड़ा इधर भी बनाता हूँ, इतना। ओके, ये आपका ऊपर ये कैश फ्लो ही चल रहा है। ओके, ये कैश फ्लो ही चल रहा है, इतना तक हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ वर्किंग नोट। ओके, वर्किंग नोट हमें चाहिए होता है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये वर्किंग नोट। ओके, 1 लिख देता हूँ, वर्किंग नोट 1। और क्या चाहिए हमें, क्या क्या बनाना है? एक तो बनाना है मशीनरी अकाउंट, और एक बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, ये तो चलो, ये यहाँ यहाँ यहाँ। तो एक काम करते हैं, हमें आप भी ऐसे ही करना, पहले आप अकाउंट बना ही लेना। ओके, बिना अकाउंट का आप क्या पुट करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन सा अमाउंट कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग में कहाँ जाएगा, तो आपको पहले अकाउंट बना ही लेना होगा। ओके, तो एक काम करो, पहले मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये आप बना ही लो। ओके, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, हम लोग ये बना ही लेते हैं, सही रहेगा। ओके, तो हो गया, ये पर्टिकुलर्स आप लिख लेना। ओके, चलो, तो क्या दिया हुआ है? मशीन, देखो ये रहा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे है। ओके, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। ओके, तो ये हम लोग पुट कर देते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग? यहाँ पे टू बैलेंस सी, टू बैलेंस बी डी, टू बैलेंस बी डी कितना है, कहाँ गया? 20 लाख, 1 2 3 4 5 6, चलो, बाय बैलेंस सी डी। ये बी डी है, हाँ थोड़ा दिक्कत हो गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, आप लोग ऐसे भी समझदार हो। ओके, चलो यहाँ तक तो इजी वाला था, हम लोग लिख लिया। इसका भी लिख लेते हैं, टू बाय बैलेंस बी डी कितना है? 3 लाख। ये निगेटिव में है तो आपको देख के डरना नहीं है, ये देखो ये निगेटिव में है। ओके, ब्रैकेट में है क्योंकि लेस है ना, लेस होता है तो ब्रैकेट में हम लोग भी लिखते हैं, तो ये इसने भी लिखा है, क्या दिक्कत है? तो सोलर पावर वाला ने भी लिख दिया बी डी टू बैलेंस सी डी। ओके, टू बैलेंस सी डी, ये इसमें कितना आ जाएगा अमाउंट? 4। अब देखो, अब आप लोग देखो, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर ए पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 48,000। कितना का मशीन था? 48,000 का। हम लोग पहले कर चुके हैं ये सब। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना का था? 32,000। अब 48,000 का कॉस्ट था, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32 लग गया, तो बच्चा 16,000। तो ये क्या है? बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू, अब आज का डेट, आज का दाम हो चुका है 60,000, और 16,000 का सामान को आप 12,000 में बेचोगे। आप ही सोचो, 16,000 का सामान है, मशीन 16,000 का है, और आप बेच दिए 12,000, तो बस सीधी सी बात है, 4,000 लॉस। तो लॉस हम लोग कहाँ लिखते हैं? लॉस हम लोग लिखते हैं इधर, तो लिखो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ओके, आप पूरा लिख देना मशीन। कितना लॉस हुआ है? लॉस हो गया है 4,000। ओके, अब सेल कितना में हुआ था? सेल हुआ था 12,000, तो सेल भी लिख ही देते हैं, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 12,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी लिख देते हैं, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ भी लिखते हैं, तो लिख ही देते हैं, हम लोग सब सीख चुके हैं। ये चैप्टर में जिसको वैल्यू पुट करने, आइटम पुट करने आ गया ना, उसका आंसर पक्का सही होगा, और 6 में से 6। ओके, 32,000 पता रहना पड़ेगा ना। जब आपको पता रहेगा कि हाँ ये हम लोग यहाँ लिखने के बाद यहाँ भी लिखते हैं, तो दिक्कत ही क्या है, नहीं तो फिर दिक्कत ही क्या है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं, 4,32,000, 4,32,000 कितना आता है, 4,32,000, ये हो गया। तो ये 3 लाख माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,32,000, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और यहाँ हम लोग लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये क्या है आपका बैलेंसिंग फिगर, हो गया। तो ये आ गया। अब चलो इधर देखते हैं, इसी को कहते हैं पहले कितना है, 4,000, 12,000, 32,000, 25, 40, 25,88, 25,88,000, ठीक है, 25,88,000, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल है 25,88,000 माइनस 20 लाख, 5,88,000, 5,88,000। और ये क्या निकला, कौन बताएगा, टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, और ये है आपका परचेज ऑफ मशीन। ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल मशीनरी अकाउंट हम लोगों ने बनाया, सिंपली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं। हम लोग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग करने के बाद फुल फ्लेज सम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग पहला दिन आज कर रहे हैं, आज वीडियो नंबर 8 है, यस और नो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो तो प्लीज जाके देखो, प्लीज बहुत काम आएगा आपको। ओके, तो मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गया। तब आ जाओ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये तलाश करना होता है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो लिखो आप क्लोजिंग surplus, that is balance in statement of profit and loss, कितना है, क्लोजिंग 6 लाख, क्लोजिंग कितना है 6 लाख, 6 लाख माइनस लेस ओपनिंग सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है 4 लाख, माइनस करोगे तो 2 लाख, तो 2 लाख आ गया। और कुछ जो हमें वर्किंग नोट में लिखने के लिए मिल जाए, वर्किंग नोट में और कुछ ऐसा कुछ है जो आता है, जी नहीं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, है कि नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सपेंसेस, बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है तो बस सीधा 2 लाख का 2 लाख लिख दो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये आ गया। ओके, ये NPBT मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप मत लिखना, आप पूरा लिखो। ओके, यहाँ तक हो गया। हम लोगों ने अकाउंट बना लिया, हम लोगों ने वर्किंग नोट बना लिया। अब आ जाओ मेन मुद्दे पे, बस 10 मिनट में कंप्लीट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, सबसे पहले नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज। ओके, तो ये तो हेडिंग है। ओके, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, एक ही लाइन में लिखना आप। 2 लाख कहाँ से आया 2 लाख? जी हाँ, यहाँ से अभी तो निकाला है हम लोगों ने। ओके, फिर फॉर्मेट जिसको याद है उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं, इस चैप्टर में। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर कुछ जगह छोड़ के लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर कुछ जगह छोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, यहाँ पे आ जाएगा एक अमाउंट। फिर आप लिखो, इधर तो लिख लेते हैं ऐड आप लिखो डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ओके, जो अमाउंट आएगा यहाँ लिख देंगे हम लोग। ओके, अरे यहाँ पे था ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ओके, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। फिर लिखो लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, increase in current asset and decrease in current liabilities। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग कुछ अमाउंट लिख देंगे। फिर लेस टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड। ओके, यहाँ पे लिख लेना आप। उसके बाद एक आंसर आ जाएगा, जो भी कैश फ्लो का आंसर एक आ जाएगा। ओके, फिर नंबर 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। और हो गया ये। ओके, पहले ये था। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ये है पहले 1, पहला पेज ये है 1। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख के आप यहाँ आना, ये है पेज नंबर 2 समझ लो। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, फिर यहाँ तक लिख के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हम लोग लिखेंगे। फिर आप आ जाओ पेज नंबर 3 पे। 3 पे हम लोग क्या करेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पे 3 लिख के कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ओके, कुछ जगह रहेगा। उसके बाद नेट, उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आएगा इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, उसके बाद ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। ओके, ये आपका आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आ जाओ, हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या लिख सकते हैं? क्या क्या लिख सकते हैं? अकाउंट में आ जाओ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये हम लोग लिख सकते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ
मशीन कितना 4000। फिर हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं डेप्रिसिएशन 1,32,000। ये भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, तो हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा 1,32,000। फिर और कुछ यहाँ है देखो, गुडविल। गुडविल पहले कितना था 2,24,000 और अब हो गया 80,000, तो 2,24,000 माइनस 80,000 1,44,000। अगर ये गुडविल क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, और इंटेंजिबल एसेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब एमोर्टाइज है ही नहीं, तो हम लोगों ने समझा है, यहाँ लिख रहे हैं गुडविल एमोर्टाइज। तो गुडविल एमोर्टाइज में हम लोग कितना अमाउंट लिखेंगे 1,44,000। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अमाउंट आता है, 1,44,000 पर 132,000 प्लस 4,000 2,80,000। तो आप यहाँ पे लिखोगे 2,80,000, है कि नहीं। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐसा कोई इनकम जो बिजनेस का मेन इनकम ना हो, ऐसा कोई इनकम अभी फिलहाल नहीं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 0। कुछ भी तो नहीं होगा तो छोड़ दो। अब ये दोनों प्लस करके 4,80,000, 2 लाख प्लस 2,80,000 4,80,000। अब देखो डिक्रीज इन करेंट एसेट एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। अब ऐसा कोई आइटम जो डिक्रीज इन करेंट एसेट और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी हो, ओके, तो उसके लिए काम करते हैं हम लोग, एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं इधर कि सबसे पहले देखते हैं करेंट लायबिलिटी का, ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल क्या हो रहा है 4,08,000 से 3,58,000, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, तो 408,000 माइनस 358,000 50,000 से डिक्रीज हो रहा है ट्रेड पेएबल। तो करेंट लायबिलिटी डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी किधर आएगा, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी इधर आएगा, तो ट्रेड पेएबल लेस होगा, याद रख लो, ट्रेड पेएबल लेस होगा इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि करंट लायबिलिटी है और ये डिक्रीज हो रहा है। कैसे डिक्रीज हो रहा है, 4,08,000 से 3 लाख मतलब 3,58,000 हो गया है, तो डिक्रीज हो रहा है कितना से 50,000 से, ओके 50,000 से डिक्रीज हो रहा है, तो ब्रैकेट में लिख दो। फिर आपका इन्वेंट्री इधर है 2,42,000 से 2,58,000 हो गया, तो 2,42,000 माइनस 2,58,000 16,000 से ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। करेंट एसेट इंक्रीज किधर आएगा, करेंट एसेट इंक्रीज इन करेंट एसेट इधर ही आएगा, तो इन्वेंट्रीज कितना है, कितना आ जाएगा 16,000 ब्रैकेट में ही आएगा क्योंकि लेस है। फिर ट्रेड रिसीवेबल 2,86,000 से 3,40,000 हो गया, मतलब करेंट एसेट है, करेंट एसेट इंक्रीज हो गया, मतलब इधर ही होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट इंक्रीज कितना से हो गया, कितना है 2,86,000 माइनस 3,40 54,000 आ गया ट्रेड रिसीवेबल 54,000। फिर और कुछ तो लग नहीं रहा है जी, हाँ एक और है, करेंट लायबिलिटी इधर रह गया था, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,54,000 से 1 लाख हो गया, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, तो करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, फिर भी इधर ही आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना डिक्रीज हो रहा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 54,000 मतलब यहाँ पे दो 54,000 है। अब इसको आप प्लस करो, कितना है 54,000 प्लस 54,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 1,74,000
1000 ब्रैकेट में। टैक्स 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 बुक में टैक्स 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 नहीं है, 0। ओके, अब करते हैं, कितना है ये तो था, ये 4,80,000, 4,80,000 माइनस 4,80,000 माइनस 1,74,000, 3,06,000, 3,06,000 पॉजिटिव आया तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव आया, इसलिए फ्रॉम 3,06,000। ओके, बुक में भी 3,06,000 ही है आंसर। अब इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, सेल परचेज, सेल हुआ है, सेल हुआ है, देखो तो सेल हुआ है, परचेज तो हुआ है, सेल भी हुआ है, तो सेल ऑफ मशीन 12,000, परचेज ऑफ मशीन 5,88,000। ओके, तो पहले सेल ऑफ मशीन 12,000 लिख लेते हैं। सेल ऑफ मशीन 12,000 लेस परचेज ऑफ मशीन कितना है, 5,88,000, तो 5,88,000 माइनस 12,000, 5,76,000, और तो कुछ है नहीं, 5,76,000 ब्रैकेट में, ये निगेटिव आया है। ओके, तो ये जब निगेटिव आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इन्वेस्टिंग हो गया, इधर आ गया था ना, ये तो हुआ है, इन्वेस्टिंग हो गया, कहाँ गया, ये रहा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना, सब पेज का इधर उधर हो गया, मैंने इधर ये रहा स्टार्टिंग शुरू से, ये पहला पेज है, फिर ये दूसरा पेज है, और ये तीसरा। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज किधर है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आता है, शेयर का, शेयर लोन, ये सब। तो शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो गया, तो इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज होने से हम लोग लिखते हैं प्रोसीड। तो इसको हेडिंग करके लिखो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कितना, 2 लाख। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है, नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,40,000 से 4,80,000 हो गया। देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसी में आएगा, है कि नहीं, लॉन्ग टर्म है ना, तो बोरोइंग में मीन्स लोन, लोन किधर आएगा, इस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। 3,40,000 से 4,80,000, 1,40,000। तो आप लिखो, किधर है, हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना लिखोगे आप, 1,40,000। फिर ये आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा दोनों, और ऐड करके आप लिखोगे कितना, 3,40,000। चलो, पर यहाँ पे एक छोटा सा लाइन लिखना था, ये पॉजिटिव आया है तो मैं लिख देता हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये आपका आ जाएगा 3,40,000। ओके, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है, 3,40,000। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 3,40,000 ये आया है। ओके, अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान क्या देना है, ये जो है ना, ये वाला लाइन, नेट, यहाँ पे कुछ नहीं है, नेट डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपका 1 + 2 + 3। ओके, तो 1 कितना आया है, 1 मतलब कहाँ गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये है 1। ओके, ये है 1, तो 3,06,000, 1 +
ये माइनस का 5,76,000, तो माइनस का 5,76,000, ये 2 है। ओके, ये 2 है, तो 5,76,000, 2,70,000 माइनस का हो चुका है। फिर 3,40,000 पॉजिटिव का, 3,40,000 पॉजिटिव का 70,000, तो ये 70,000 आपका आ गया। ओके, कितना आया ये? 70,000। ओके, ये कैसे आया 70,000, ये ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव आया है ना, तो पॉजिटिव आने से हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंक्रीज, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होना नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ओके, उसके बाद देखो, ये देखो 1 + 2 + ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 70,000 आया ना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यही है कि नेट इंक्रीज हुआ है। सबसे पहली बात तो पॉजिटिव आया तो हम लोग इंक्रीज लिखेंगे, और निगेटिव आता तो डिक्रीज लिखते हैं यहाँ पे। बस ये आप डिफरेंस समझ लो, यहाँ पे इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ हर बार इंक्रीज ही होगा। कोई ऐसा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा जो यहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके, तो ये डिक्रीज कब होगा? जब निगेटिव आएगा। इंक्रीज कब होगा? जब पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव आया तो इंक्रीज लिखे, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 70,000। अब ये कहाँ से लिखेंगे, है कि नहीं? अब पॉइंट उठता है कि ये हम लोग कहाँ से लिखेंगे? ये दोनों आपका गिवन रहता है क्वेश्चन में। कहाँ रहता है? ये एक तो इधर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग क्लोजिंग, बिगिनिंग एंड। ओके, ये बिगिनिंग, ये एंड। और एक चीज ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात ये है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और करेंट इन्वेस्टमेंट, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही माना जाता है। बस ये ध्यान दो आप, ये ए नंबर और ये डी नंबर, इसको आपको क्या करना होगा? ऐड। तो इधर ये 6,40,000 एंड का, और ये 4,80,000, ये आपको ऐड करने होंगे। और ओपनिंग वाला 7,50,000 देख। ओके, ये देखो ओपनिंग का, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो 7,50,000 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग का कितना है? 7,50,000, और ये आपका 3,00,000 करेंट इन्वेस्टमेंट, ये ऐड करना होगा आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट, आप लिख लो चाहे। ओके, तो 7,50,000 और 3,00,000, ये ओपनिंग का है कि नहीं? ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो ओपनिंग का 7,50,000 और 3,00,000 कितना होता है? ओपनिंग मतलब बिगिनिंग कितना होता है? 10,50,000। तो आप यहाँ पे लिखो 10,50,000 हो गया। अब क्लोजिंग का 6,40,000 और 4,80,000 कितना होता है? 6 4 10 11, 11,20,000, 11,20,000। अब मैं एक चीज आपको बताता हूँ। अब देखो, ये दोनों हो गया, ये तो गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, है कि नहीं? दोनों क्वेश्चन में गिवन था। बस आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों को आपको जोड़ना होगा, दोनों प्लस करना होगा। ओके, नहीं तो फिर आप अगर छोड़ दोगे करंट इन्वेस्टमेंट तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान से कभी भी मत भूलना, चाहे तो आप लिख लो, करंट इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर ही माना जाता है। ओके, न्यू कॉन्सेप्ट। अब आप खुद ही देखो, 70,000 प्लस 10,50,000 कितना होता है? करके देखो, 10,50,000 प्लस 70,000 11,20,000 होता है। आ गया सही आंसर? तो आपको एग्जाम हॉल में ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, क्योंकि जब आप ये और ये ऐड करोगे और 11,20,000 नहीं आएगा तो समझ लेना कि आपका जो 1 + 2 + 3 हुआ है ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। या तो ऑपरेटिंग में गड़बड़ है, और 1 मतलब क्या? 1 मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, 2 मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 3 मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो तीनों में से कोई एक जगह गड़बड़ है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं इसमें दोनों में हो सकता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ओके, सीधी बात यही है, ये दोनों ऐड करने से नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और ऐड का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग, ये दोनों ऐड करने से आपका ये आंसर मैच करेगा। ओके, तो आई होप आपका फुल फ्लेज सम पहला आपको क्लियर हो गया होगा। ये रहा अकाउंट। ओके, हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 43 अकाउंट, फिर आपका पूरा सम यहाँ से स्टार्ट है। पहला ये पेज, दूसरा ये पेज,
और तीसरा ये पेज और ये आपका वर्किंग नोट। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और एक लाइक तो जरूर करो।